अ, नमस्कार मित्रों। आप सबका आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए माननीय रेलवे, सूचना एवं प्रसारण तथा माईटी के मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। मैं कैबिनेट सेक्रेटरी डिजिग्नेट श्री टीवी सोमनाथन जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। ब्रीफिंग के बाद कैबिनेट के निर्णय से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आदरणीय मंत्री जी और कैबिनेट सेक्रेटरी डिजिग्नेट देंगे। अब आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप मीडिया को संबोधित करें। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म में बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, बहुत सारे बड़े फैसले हुए हैं। जैसा कि आपने देखा है, अभी पहले 100 डेज वाला पीरियड चल रहा है। इस पहले 100 दिन वाले पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, चाहे रेलवे हो, पोर्ट्स हो, मेट्रो हो, एयरपोर्ट्स हो, इन सब से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े फैसले हुए। करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास के सैंक्शंस, प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। साथ ही साथ गरीबों को, वंचितों को वरीयता देने वाले फैसले किए गए, जिसमें 3 करोड़ घर बनाने का फैसला किया गया। अर्बन एरियाज में बहुत अच्छे हाउसिंग फैसिलिटीज़ के फैसले हुए। साथ ही साथ संविधान से संबंधित बहुत बड़ा रिजर्वेशन के मुद्दे पे भी कैबिनेट ने फैसले दिए। अब इसी क्रम में आज 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने रखेंगे, जो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारत सरकार की कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने आज 3 बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला है आज का, सबसे पहला फैसला है बायो E3। सब जानते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, IT रेवोल्यूशन था, वैसे ही आगे आने वाले समय में बायो रेवोल्यूशन होगा। बायो टेक्नोलॉजी, बायो साइंसेस से रिलेटेड जितने फील्ड्स हैं, उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत बड़ा उससे रोजगार भी पैदा होगा। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क बने। तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है, बायो E3, बायो टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पॉलिसी के 6 बड़े पिलर्स हैं। 6 पिलर्स हैं। पहला पिलर है बायोकेमिकल्स, बायो एंजाइम्स, बायो पॉलीमर्स। बहुत सारी चीज़ों में आज हम नॉर्मल केमिकल्स, नॉर्मल एंजाइम्स, जो कि केमिकल ड्रिवन है, वो यूज़ करते हैं। आज टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप हो रही है कि हम कई तरह के बायोकेमिकल्स, बायो एंजाइम्स और बायो पॉलीमर्स डेवलप कर सकते हैं, जिसका डे टू डे कई सारी चीज़ों में उसका उपयोग होगा। इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होंगे, कंज्यूमर एप्लीकेशंस होंगे, साइंटिफिक एप्लीकेशंस होंगे। सेकंड पिलर रहेगा जो हमारी डे टू डे नीड्स हैं। हम सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की इस बड़ी जनसंख्या के लिए फूड एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहेगा। तो किस तरह से बायो प्रोटीन्स, स्मार्ट प्रोटीन्स, फंक्शनल फूड्स, एक पूरी नई फील्ड तैयार हो रही है। इस फील्ड में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का, बायो साइंसेस का उपयोग करके हमारे लैंड रिसोर्सेज पे दबाव कम पड़े, लैंड से बेस्ड जो प्रोडक्शन है उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके हम स्मार्ट प्रोटीन्स, स्मार्ट फूड्स से। तीसरा बड़ा पिलर है प्रिसीजन बायोथेरापेटिक्स। हम सब जानते हैं कि मेडिसिन में जो रेवोल्यूशन हुए पिछले 100 वर्षों में, अब उसका एक कहीं ना कहीं लिमिट सा क्रॉस आ रहा है। उसको आगे ले जाने के लिए और बेटर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट नए ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं। उन ब्रेक थ्रू में कुछ ब्रेक थ्रू, इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है जो कि एकदम टारगेटेड किसी पर्टिकुलर डिजीज को अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जीन थेरापी फॉर सिकल सेल अनीमिया, कैंसर के लिए भी,
कई तरह के डिजीज के लिए इस तरह से टारगेटेड अप्रोच की जा सकती है। तो ये तीसरा बड़ा पिलर रहेगा। चौथा पिलर है जो कि हमारे एग्रीकल्चर अन्नदाताओं के से संबंधित है, और बहुत सारा इसमें भारत का पुराना ट्रेडिशन भी है। उस ट्रेडिशन को एक मॉडर्न साइंस के अगर आईने में देखें तो कैसे उसको लेके हम एक मॉडर्न मेथड से बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, जिससे कि एग्रीकल्चर रेजिलिएंट भी हो और हमारे डे टू डे फूड में हमारे केमिकल्स की मात्रा कम हो, एक नेचुरल वे में फार्मिंग आगे जा सके। पांचवा पिलर है बायोफ्यूल्स और बायोकेमिकल्स यूजिंग कैप्चर्ड CO2। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्चर्ड CO2 आज पावर प्लांट्स हो, कई क्षेत्रों में जो CO2 का एमिशन होता है उसको कैप्चर करके अगर बायोफ्यूल्स और बायोकेमिकल्स बने तो वो एक बहुत बड़ी सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट होगी। इसको ध्यान में रखते हुए इस पांचवें पिलर को रखा गया है। और सिक्स्थ पिलर है मेरीन एंड स्पेस एप्लीकेशंस। मेरीन एनवायरनमेंट में बहुत सारे पूरा एक बायोम है, यानी एक बायोलॉजिकल यूनिवर्स है, उसको यूज करके कैसे हम अलग नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल बायो साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड देश को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशनल पहल आज की गई है बायो पॉलिसी से रिलेटेड, जिसका नाम रखा गया है बायो E3, बायोटेक फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस वाज द फर्स्ट डिसीजन दैट आई एम प्रेजेंटिंग टू यू। सेकेंड डिसीजन है विज्ञान धारा स्कीम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से बहुत विश्वास रहा है, इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा फोकस एक रख के आज एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम का अप्रूवल हुआ है, विज्ञान धारा, जिसमें 5 बड़े पिलर्स हैं। इन पांचों पिलर्स को हमारे स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए, लेबोरेटरी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, यूनिवर्सिटी सिस्टम में बेटरमेंट लाने के लिए, उन सब को ध्यान में रखते हुए 5 पिलर्स बनाए गए। पहला पिलर है 11th और 12th क्लास में इंटर्नशिप्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एक कन्वेंशनल वे में जो रोट मेथड था, टेक्स्ट बुक मेथड था, उससे बाहर निकल के किस तरह से हम स्टूडेंट्स को रियल लाइफ एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज दे, जिससे कि वो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़े, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में उनको और अच्छे सीखने का, प्रैक्टिकल सीखने का मौका मिले। फेलोशिप्स फॉर अंडरग्रेड, पोस्ट ग्रेड, PhD, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से रैशनलाइज करके, बहुत बढ़ा के करने का प्रयास इस स्कीम में रहेगा। सेकेंड पिलर है जॉइंट रिसर्च, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। बहुत सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्लोबली दुनिया भर में कई देश मिलके करते हैं। उन सब के साथ मिलके आज भारत की एक नई पहचान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से कंडक्ट की है 10 वर्षों में, भारत की एक बहुत बड़ी नई पहचान बनी है। इकोनॉमी भी आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इस नई पहचान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में उपयोग करें, ये सेकंड पिलर है। थर्ड है जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स और जॉइंट फेलोशिप्स। भारत में जो टैलेंट है, इस टैलेंट की बहुत वैल्यू है, और इस टैलेंट से जो IP क्रिएट हो, वो IP राइट्स भारत में ही रहे। उसके लिए जरूरी है कि हम ब्रेन ड्रेन पे से निकलकर जॉइंट रिसर्च, जॉइंट फेलोशिप्स, जॉइंट प्रोजेक्ट्स पे फोकस करें। इसलिए ये थर्ड पिलर ये रखा गया है। फोर्थ पिलर रखा गया कि जो हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करने वाले मुद्दे हैं, रेजिलियंस, क्लाइमेट चेंज, नैनो टेक्नोलॉजी, जो डे टू डे यूज में आने वाली चीजें हैं, उन सब पे फोकस करके नए प्रोजेक्ट्स लेना, जिससे कि सोसाइटी में एक बड़ा चेंज आ सके, बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट आ सके। पांचवा है, बहुत सारी हमने कई एग्जाम्पल्स देखे होंगे पास्ट में, जिसमें रिसर्च हो जाती थी लेकिन उसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता था।
जब तक कोई प्रोडक्ट न बने या जब तक कोई सर्विस न बने तब तक उस रिसर्च का इतना ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है सोसाइटी के लिए। इसलिए ज़रूरी था कि हम रिसर्च को आगे ले जाएं जिसमें वो प्रोडक्ट की तरह उपयोग में आ सके, सर्विसेज की तरह उपयोग में आ सके। इन 5 पिलर्स को लेके आज कैबिनेट ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में विज्ञान धारा स्कीम 10,579 करोड़ रुपीस की ये स्कीम अप्रूव की है। ये सेकेंड विषय आपके सामने रखना था। तीसरा विषय साथियों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। आप सब जानते हैं साथियों कि सरकारी कर्मचारी देश भर में सामान्य नागरिकों की सेवा करते हैं, चाहे शिक्षक हो, स्वास्थ्य डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, रेलवे के कर्मचारी हो, डाक सेवा के कर्मचारी हो, कृषि वगैरह में हर एक फील्ड में सरकारी कर्मचारी देश भर में सेवा करते हैं और उस सेवा से समाज की एक व्यवस्था चलती है। और सदियों से सरकारी कर्मचारियों का बहुत एक महत्वपूर्ण किसी भी सोसाइटी में स्थान रहा है, चाहे पास्ट देखें, आज देखें, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज देखें, डेवलपिंग कंट्रीज देखें, सब जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, गवर्नमेंट के एक पूरे स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी वैल्यू रही है। सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स हमेशा से उठते आए और समय समय पे बहुत अच्छे निर्णय भी लिए गए। खासकर जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन जिसको कहते हैं टेक्निकली, सुपर एन्युएशन के बाद में पेंशन जो मिलती है वो सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उसका पिलर है, उसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में। डॉक्टर सोमनाथन साहब जो कि आपके सामने आज कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट के हिसाब से बैठे हैं, आप फाइनेंस सेक्रेटरी के हिसाब से इस कमेटी के चेयरमैन थे और इस कमेटी ने एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया, एक्सटेंसिव कंसल्टेशन। 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज यूनियंस एसोसिएशंस के साथ कमेटी ने डिस्कशंस किए, कई मीटिंग्स हुई, कई राज्यों के साथ, करीब करीब सारे ही राज्यों के साथ इस कमेटी ने इंटरेक्शन किया। उनके राज्यों के फाइनेंस सेक्रेटरीज, राज्यों की पॉलिटिकल लीडरशिप, सभी ने अपने अपने इनपुट दिए। राज्य सरकारों के जो एम्प्लॉयज की एसोसिएशंस थी उन सब ने इंपॉर्टेंस दी। तो जिस सीरियसनेस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लिया, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट्स कर देना, वो उनकी शैली है। मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको सीरियसली लो, उसको डिटेल में समझो, उस पर जितना पॉसिबल है कंसल्टेशन करो और उस कंसल्टेशन से निकल के जो देश हित में, जनहित में और स्टेक होल्डर्स के हित में जो विषय आए उसको उस तरह से आगे रखना। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स है वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से
कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा, स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है। इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब करीब 15,000 रुपये पर मंथ हो जाती है, विच इज अ सब्सटैंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डी आर, डी ए की जगह डी आर, डीएनएस रिलीफ। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एनुएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंपसम एक अमाउंट तय किया गया। यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, सोमनाथन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की
इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज़ नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉयज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10 + 10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, बिग जंप इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। तब तक इसके लिए जो भी सारे स्ट्रक्चर्स, पोर्टल वोटल सब बनने होंगे, रूल्स रेगुलेशंस, वो सारे बन जाएंगे 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये स्कीम। और जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं एनपीएस में, उन सबको ये ऑप्शन मिलेगा, वो यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। मेडिकल रीइंबर्समेंट पहले की तरह मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, जो कि बहुत बड़ी, वैसे भी मेडिकल रीइंबर्समेंट अभी भी पुराने ओपीएस के मेथड के टाइम से ही मिलता है, वो चेंज नहीं है। मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूँगा साथियों कि कांग्रेस की 2 सरकारें जिन्होंने ओपीएस की घोषणा की, हिमाचल और राजस्थान, उन्होंने किस तरह से अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रति एक तरीके से अनाउंस किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसमें कुछ नहीं किया। केवल अनाउंस करके एक भ्रम में रखना वो उनका काम था। इसके विपरीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, आप देखो, ये कंप्लीटली वेल थॉट थ्रू, एक्सटेंसिवली कंसल्टेड, बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के, और साथ ही साथ इंटरजेनरेशनल इक्विटी, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, आने वाली जनरेशन्स पे कोई एक्स्ट्रा भार ना पड़े, इसके लिए इस पूरी स्कीम को फुल्ली फंडेड स्कीम की तरह रखा गया है। फुल्ली फंडेड स्कीम की तरह रखा गया है। जो आज हमारा इसमें रिक्वायरमेंट रहेगा वो आज ही उसको फंड किया जाएगा, न कि हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट्स की तरह आज अनाउंस कर दो, बाद में भविष्य में क्या होगा उसकी कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि केंद्र सरकार और सरकारी कर्मचारियों के जो बहुत बड़े हिमायती बनते हैं, वैसी पॉलिटिकल पार्टियों का भी अगर हम इतिहास देखें तो वहां पर भी बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा कि जैसे त्रिपुरा में कई वर्षों तक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही, उन्होंने कभी भी ढंग से टाइम पे कमीशन नहीं रखा। केरला में जब केंद्र सरकार ने 10% से 14% बढ़ाया गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, तब केरला की सरकार ने उसको नहीं बढ़ाया। तो जन जन के हित की ध्यान रखना, एम्प्लॉयज के हित की ध्यान रखना, ये भावना और इस तरह की कार्यशैली केवल एनडीए सरकार की है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
आज अपने इस महत्वपूर्ण फैसले से एक बार फिर आपके सामने इसी डिटर्मिनेशन को, इसी भावना को आपके सामने रखा है। मैं साथियों यहाँ पे ब्रीफिंग स्टॉप करूंगा और इसके बाद में आपके क्वेश्चंस लेंगे। I would just like to supplement one thing in addition to what the Honorable Minister has said. This will also apply to all those who have already retired under NPS from 2004 onwards. So though the new scheme will take effect from 1/4/2025, everybody who has retired under NPS from the time of its inception, and also including those retiring till 31/3/2025, will also be eligible for all these 5 benefits. In their case, they will get arrears also for the past after adjusting whatever they have already drawn. So a calculation will be made and they will get arrears for the past also. जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं 2004 से मार्च 2025 तक जो रिटायर हुए हैं और अभी होने वाले हैं, उनको भी ये 5 जो पॉइंट्स हैं उसका लाभ मिलेगा। उनके लिए जो उनका अरियर्स है वो भी हम पे करेंगे, उस अरियर्स में कुछ इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन उन्होंने जो ऑलरेडी विड्रॉ किया है कॉर्पस उसका एक एडजस्टमेंट भी होगा। एडजस्टमेंट के बाद जो अरियर्स पे करना है वो भी पे करेंगे, ताकि ऐसा कोई भी कर्मचारी जो आज तक एनपीएस में रहा है और रिटायर हो चुका है उनको भी ये सब लाभ मिलेगा। अब और इसका the expenditure involved in this, in the first year, it will change from year to year. The expenditure for the arrears will be 800 crore rupees. And in the first year of its implementation, the additional cost, the contribution going from 14 to 18.5